बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल कादिर और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज तारीख है 13 मार्च और दिन है हफ्ते का। सेनेट इंतखाबात का मरहला मुकम्मल होने के बावजूद उसके आफ्टर शॉक्स का सिलसिला जारी है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान एक नई कानूनी जंग छिड़ चुकी है और दोनों फ्रीकैन के पास इस वक्त क्या ऑप्शंस हैं। कानूनी माहिरीन इस सारे मामले पर गौर कर रहे हैं। क्या सादिक संजरानी ख़तरे में हैं अभी भी या नहीं, इस बारे में बात होगी। और साथ ही एक बहुत ही ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल, मरियम नवाज़ कन्विक्टेड होने के बावजूद आज़ादाना घूम फिर क्यों रही हैं, ज़मानत पर रिहाई का गलत इस्तेमाल किया गया है या नहीं, ये एक क्वेश्चन था। और इसी क्वेश्चन को एड्रेस करने की कोशिश और तैयारी शुरू हो गई है। यानी मरियम नवाज़ को वापस जेल भेजने के लिए कानूनी माहिरीन ने राब्ते तेज़ कर दिए हैं और नैब इस वक्त अदालत पहुंच चुकी है। कब होगी केस की समाअत और मुस्तकबिल क्या है मरियम नवाज़ का, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे। और साथ ही इस सारे सियासी मंजरनामे में कुछ बहुत अच्छी और बड़ी खबरें, ख़ास तौर पर आपके लिए कुछ अच्छी खबरें, आपके रिलीफ के लिए कुछ अच्छी खबरें जो दब कर रह गई, जिन पर ज़्यादा बात नहीं हो सकी, उस पर बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा ख्याल बात कर लेते हैं मरियम नवाज़ को जेल भेजने की तैयारी के हवाले से। आप में से बहुत से लोग हर वीडियो के नीचे ये कॉमेंट ज़रूर करते हैं, क्योंकि मरियम नवाज़ अपोजिशन लीडर की तरह उन्होंने भरपूर एक हुकूमत मुखालिफ कैंपेन चलाई। ज़मानत पर रिहाई के बाद सियासी सरगर्मियों में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। लेकिन सवाल ये पूछा जाता रहा कि कन्विक्टेड हैं तो ज़मानत का नाजायज़ फ़ायदा क्यों उठाया जा रहा है, हुकूमत मुखालिफ इतनी ज़्यादा मुतहर्रिक क्यों है, क्या ये सारा मामला अदालत को नज़र नहीं आ रहा। इसी सारे मामले के पेश नज़र अब उन्हें एक बार फिर जेल भेजने की तैयारी शुरू हो चुकी है। नैब ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत मुकम्मल करने के बाद अब लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है और मौक़िफ़ ये अपनाया है कि मरियम नवाज़ अपनी ज़मानत का नाजायज़ इस्तेमाल कर रही हैं और इनको वापस जेल भेजा जाए इनकी ज़मानत मनसूख करने के बाद। इसी खदशे का इजहार वो पहले भी कर चुकी हैं कि मुझे शायद वापस जेल भेजने की तैयारी हो रही है। और फिर लंदन से बयान आता है कि मरियम नवाज़ को कुछ हुआ तो हुकूमत ज़िम्मेदार होगी। हुकूमत क्यों ज़िम्मेदार होगी, हुकूमत का कोई लेना देना नहीं इस मामले से। तो बेहतर ये है, ये सोच विचार जारी है कि जो इनका असल ठिकाना है इस वक्त कन्विक्टेड शख्स का जो होता है वहीं पर उनको पहुंचाया जाए और इनकी जो ज़मानत है जो कोर्ट की जानिब से दी गई है उसको कोर्ट की जानिब से ही मनसूख कराया जाए। लाहौर हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच 15 मार्च को इस दरख्वास्त पर जो नैब की जानिब से दायर की गई है उस पर समाअत करेगा। मरियम नवाज़ को चौधरी शुगर मिल्स केस में ज़मानत दी गई थी, जिसके बाद उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया और हुकूमत मुखालिफ हर एक्टिविटी में वो शरीक रहीं। जलसे हों, रैलियाँ हों या कोई भी हिकमत अमली हो, PDM का महाज हो, सब जगह पर वो एक्टिव नज़र आई। तो इसी सारे मामले पर हुकूमती रहनुमाओं का भी मौक़िफ़ सामने आया। उन्होंने कहा कि नैब की जानिब से ये दुरुस्त इक़दाम है, जो ये बहुत देर पहले हो जाना चाहिए था, जिसको अब किया जा रहा है। बेहतर है कि मरियम नवाज़ प्ली बार्गेन करें और अगर इन केसेस से जान छुड़ाना चाहती हैं तो पैसा जो कौम का लूटा हुआ है वो वापस कर दें। ये फ़ैसला हो जाना चाहिए। अगर तो कसूरवार हैं, वाकई कसूरवार हैं, तो फिर वो जेल में होनी चाहिए और अगर कसूरवार नहीं हैं तो फिर कोर्ट बाइज़्ज़त बरी करे। एक फ़ैसला होना चाहिए और क्या फ़ैसला होगा, लाहौर हाई कोर्ट से किस किस्म के फ़ैसले की उम्मीद है, इसके ऊपर मैं अभी तबसरा नहीं करता। इस पर फ़ैसला आने के बाद तबसरा किया जाएगा। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जो सियासी हलचल थमने का नाम नहीं ले रही वो है सेनेट इंतखाबात का नतीजा आने के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल। 7 वोट मुस्तरद हुए, ये मुस्तरद थे या नहीं, ये एक बहुत बड़ी डिबेट बन चुकी है और अपोजिशन जमातें और ख़ास तौर पर PDM इत्तेहाद इस मामले पे हर सूरत कानूनी चाराजोई करना चाहता है। दरख्वास्त तैयार कर ली गई है और फ़ैसला ये हुआ है कि लाहौर हाई कोर्ट में रजू किया जाए। अब इस सिलसिले में मौलाना फजलुर रहमान, नवाज़ शरीफ, आसिफ जरदारी, इनके टेलीफोनिक राब्ते हो रहे हैं और साथ ही हुकूमत मुखालिफ जो लॉन्ग मार्च है और तहरीक है उसके ऊपर भी बातचीत की जा रही है। दूसरी तरफ हुकूमत और कानूनी माहिरीन का मौक़िफ़ ये है कि दस्तूर पाकिस्तान पार्लियामेंट की कार्रवाई को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करता है। आइन के आर्टिकल 69, जिसका मैंने कल भी हवाला दिया, उसके तहत पार्लियामेंट की कार्रवाई की छानबीन नहीं हो सकती। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान से भी मेरी बात हुई और उनसे मैंने ये मौक़िफ़ और ये सारा कुछ समझने की कोशिश की, तो उन्होंने बताया कि पार्लिमानी बेज़ाब्तगी का मामला भी अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन, उसके ऊपर जो रूलिंग दी गई है प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की जानिब से, जो मुज़फ़्फ़र हुसैन शाह साहब हैं, उनकी रूलिंग को अदालत में चैलेंज नहीं किया जा सकता। अब ट्राइब्यूनल में जाए मामला, हाई कोर्ट में जाए या
सुप्रीम कोर्ट में। हुकूमत का मौक़िफ़ ये है, लेकिन लगता यह है कि सूरत हाल थोड़ी नाजुक है। अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने कोई इस बारे में डिसीजन दिया तो फिर सादिक संजरानी साहब के लिए मुश्किल हो भी सकती है। खैर, इसी सारे मामले के पेश नज़र दो नज़रिए हैं, दो अलग अलग पॉलिसियाँ। मैं चाहता हूँ आप ज़रा इसके ऊपर भी थोड़ा सा फोकस करें। एक तरफ अवामी पॉलिसी है और दूसरी तरफ ख़ानदान की पॉलिसी है। आज इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने सादिक संजरानी को और जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट मुंतखब हुए मिर्ज़ा अफरीदी, उनको मुबारकबाद दी और साथ ही ये कहा कि खुशी है कि बलूचिस्तान और साबिक फाटा से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान को नुमाइंदगी का हक मिला है। ये कामयाबी माजी में पीछे रह जाने वाले इलाकों को मरकज़ी धारे में लाने की पॉलिसी का हिस्सा है। लेकिन दूसरी तरफ जो दूसरी पॉलिसी है उसके तहत क्या होता रहा, सारे बड़े ओहदे अपने ख़ानदान में रखने की रिवायत आज भी बरकरार है। अगर ख़ानदान में और लोग होते और उनको भी इसी तरह नरिश किया जाता पॉलिटिकली, तो मुझे लगता है चेयरमैन सेनेट पर या डिप्टी चेयरमैन सेनेट पर भी अपने ही ख़ानदान का कोई उम्मीदवार खड़ा कर दिया जाता। आप ज़रा नोट करें, वज़ीर आज़म भी घर का था, वज़ीर आला भी घर का था, अभी का अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली का हमजा शहबाज, वो भी घर के हैं। फिर दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी को देख लीजिए, इतने बड़े बड़े नामी ग्रामी जहन हैं पीपल्स पार्टी के पास, लेकिन उसके बावजूद जो इस सारे मामलात की सरबराही कर रहे हैं या जिनके पीछे पूरी पीपल्स पार्टी को लगाया गया है, वो भी घर का ही बंदा है, बिलावल भुट्टो को जो चेयरमैनशिप दी गई है। और दूसरी तरफ मरियम नवाज़ पार्टी की सदारत संभाल रही हैं और सारे फैसले कर रही हैं। मतलब जो 25-25, 30-30 साल से जितनी उनकी टोटल उम्रें हैं उससे ज़्यादा तजर्बा रखने वाले लोग भी इनके पीछे हैं। यही वो पॉलिसी है जिसको बदलने की कोशिश हो रही है। ये तो हो गई कुछ पॉलिटिकल सिचुएशन। इसी पॉलिटिकल सिचुएशन में दो बहुत अच्छी खबरें हैं जिनके ऊपर ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो सकती और ये खबरें आपसे जुड़ी हुई हैं, ख़ास तौर पर महंगाई में कमी से मुतालिक। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत गुज़िश्ता रोज़ जब ये पार्लिमानी मामलात बहुत ज़्यादा हाई पकड़ चुके थे और हर तरफ सेनेट इलेक्शन की गूंज थी, सेम उस टाइम पे वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत महंगाई में कमी से मुतालिक इजलास हो रहा था और वज़ीर आज़म ने किया है कुछ बड़े फ़ैसले, ख़ास तौर पर आटा, चीनी, गैस, पेट्रोल, इन सारी अशिया ज़रूरिया की कीमतों में कमी लाने के लिए ये मुशावरती इजलास हुआ। ये हर हफ्ते होता है, इसके आउटकम कब निकलेंगे साथ साथ उसकी रिपोर्ट भी पेश की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल इन 4 चीज़ों पर फोकस किया गया है वज़ीर आज़म की जानिब से। और पहला जो बड़ा फ़ैसला उन्होंने किया वो ये हुक्म दिया कि गैस की कीमतों में आइंदा चंद माह तक इजाफ़ा ना किया जाए। इसकी उन्होंने हिदायत दी है। ख़ास तौर पर ओगरा की जानिब से गैस की कीमतों में 6 से 7% तक इजाफे की समरी वज़ीर आज़म इमरान खान की टेबल पर मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आज़म ने इस समरी को और तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए ये हुक्म दिया है कि आइंदा चंद माह तक गैस की कीमतों में इजाफा नहीं होगा। इसके साथ साथ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी लाने के लिए भी तहरीरी तजावीज़ मांग ली हैं और साथ ही कहा है कि आलमी मंडी में पेट्रोल की कीमतें और पाकिस्तान तक पहुँचने की सूरत में उसमें जो इजाफा होता है उसका एक फार्मूला तहरीरी तौर पर ऐसा पेश किया जाए जिसके नतीजे में वाज़ेह कमी लाई जा सके। पेट्रोलियम लेवी कम करनी है या दूसरे टैक्सेस को कम करना है, किस तरह से इसमें कमी की जाए, उस पर तहरीरी सिफारिशात मांगी हैं। और साथ ही आटा, घी, चीनी और दीगर अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में भी कमी लाने के लिए कुछ मामलात के ऊपर गौर किया गया है। ख़ास तौर पर बड़ी खबर यह है कि एक बहुत बड़ा रिलीफ पैकेज, एक तो रमज़ान पैकेज है जिसके लिए 7 अरब रुपए की मंजूरी दी गई है, लेकिन एक और आम और निचले तबके के लिए रिलीफ पर मबनी एक बहुत बड़ा जामे पैकेज आ रहा है और बराह रास्त सब्सिडी पर मुश्तमिल वो पैकेज होगा जिसके तहत ये 4-5 चीज़ें जो बुनियादी अशिया ज़रूरिया है वो आवाम तक पहुंचाने के लिए डायरेक्ट लोगों को पैसे दिए जाएंगे। हुकूमत आम आवाम के अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र करेगी एहसास प्रोग्राम के ज़रिए ताकि वो ये ज़रूरी चीज़ें ख़ुद ख़रीद सकें। ये कोशिशें बहुत अरसे जारी हैं, दुआ है कि ऑन ग्राउंड भी ये कोशिशें नज़र आ जाएँ क्योंकि ब्यूरोक्रेसी मामलात को आगे बढ़ने नहीं देती। ये एक लंबा चैप्टर है, इसके ऊपर बाद में बात करेंगे क्योंकि अपोजिशन की लगाई गई ब्यूरोक्रेसी है और किस तरह से रुकावटें डालती हैं। इसके ऊपर किसी दिन कंप्लीट मैं आपको एविडेंस के साथ एक रिपोर्ट बना के दूंगा जिसमें तहरीरी डॉक्यूमेंटेड एविडेंस शामिल होंगे। आगे बढ़ते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज सिविल ड्रोन अथॉरिटी के क़याम की भी बाज़ाब्ता मंजूरी दे दी है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। जस्ट इमेजिन पाकिस्तान लोकल
सतह पर या मुकामी सतह पर ड्रोन्स बनाए और उनको एक्सपोर्ट भी कर सके। ऑल्दो कि पाकिस्तान में ये तैयारी का काम शुरू हो चुका है। मैंने आपको एक मेड इन पाकिस्तान ड्रोन्स के हवाले से कंप्लीट व्लॉग भी दिखा दिया है। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन पे दे दूँ कि कहाँ पर ड्रोन्स बन रहे हैं, किस तरह से बन रहे हैं, लेकिन इसके लिए कोई अथॉरिटी नहीं थी, कोई कानून साजी का तरीकाकार नहीं था। आज इस अथॉरिटी की बाज़ाब्ता मंजूरी दी गई है, जो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। इसी अथॉरिटी के पेश नज़र पाकिस्तान में ड्रोन्स की मैन्युफैक्चरिंग हो सकेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम हो सकेगा, ऑपरेशंस, ट्रेनिंग, रिसर्च डेवलपमेंट पर काम तेज़ होगा और साथ ही साथ इसको रेगुलेट भी किया जा सकेगा। किन कंपनियों को ड्रोन्स की पैदावार का लाइसेंस देना है, किन को इस्तेमाल की इजाज़त देनी है, फसलों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन इस्तेमाल होगा, पुलिस सर्वेलेंस के लिए ड्रोन इस्तेमाल होगा। ये सारा कुछ एक बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके लिए ये अथॉरिटी बनाई गई है। और इस अथॉरिटी में जिन लोगों को शामिल किया गया है, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कितने बड़े लेवल की ये अथॉरिटी बनाई गई है। इस अथॉरिटी के जो सरबराह होंगे वो सेक्रेटरी एविएशन डिवीज़न होंगे और साथ ही इसमें एयरफोर्स, सिविल एविएशन, दिफाई पैदावार, वजारत दाखिला, वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के सीनियर लेवल के अफसरान को शामिल किया गया है। एक ब्रेन चाइल्ड इसके पीछे जो है वो वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब और वफाकी वज़ीर मुराद सईद का था, जिन्होंने मुश्तरका तौर पर ये इनिशिएटिव लिया। और अब अमली तौर पर मोटरवे के ऊपर अगर आप देखें तो आपको पुलिस सर्विसिंग ट्रायल जो है वो शुरू होते नज़र आ रहे हैं। उसके ऊपर भी मैं आपको किसी दिन एक व्लॉग ज़रूर अपलोड करूँगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने बातचीत करते हुए कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी को कमर्शल करना पाकिस्तान की ज़रूरत है इस वक्त, और साथ ही इसको कमर्शलाइज़ करके एग्रीकल्चर और पुरअमन मकासद के लिए ख़ास तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, जिसका मकसद है कि सर्वेलेंस जो है वो की जा सकेगी। मौसर इस्तेमाल से सर्विस डिलीवरी का जो स्ट्रक्चर है वो बेहतर बनाया जा सकेगा। तो ख़बरें और भी बहुत सी हैं, आने वाले वक्त में आपको सब बताता रहूँगा। पॉलिटिकल मामलात के ऊपर भी नज़र रखेंगे और ख़ास तौर पर मुल्क की तरक्की के लिए क्या हो रहा है वो भी मैं आपको अपडेट करता रहूँगा। आज तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।